गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज अ मेजर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स. इट इज अ मेजर source of metabolic energy in plants and animals both. It contains carbon, hydrogen and oxygen, and that's why it is known as hydrates of carbon. ठीक है, अभी इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2ON. इट इज अ जनरल फॉर्मूला. तो वेर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ठीक है, तो हम दो फॉर्मूले लिखेंगे. फर्स्ट लिखेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड का, जो कि 3 कार्बन की शुगर है. इसका जनरल फॉर्मूला होगा C3H6O3. और दूसरा लिखते हैं ग्लूकोज के बारे में. ग्लूकोज कौन सी कार्बन? हेक्सो शुगर. हेक्सो शुगर यानी 6 कार्बन की शुगर. तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? 6 कार्बन है तो C6H12O6. इसके अंदर कभी कभी नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. उसे भी हम कार्बोहाइड्रेट से बोलते हैं. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज डेफिनेशन? इट इज अ डेफिनेशन इज पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस एंड देयर डेरिवेटिव्स. पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड का क्या मतलब हुआ? पॉलीहाइड्रोक्सी यानी मोर देन 1 OH ग्रुप. ठीक है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं. एक फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा. ठीक है, तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन. मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना. ठीक है, अभी एवरीडे ऑन द एवरीडे अर्थ के ऊपर प्लांट्स एंड ग्रीन alga जो है, प्लांट्स एंड ग्रीन alga, ये जो है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और उसके दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान मोर देन 250 बिलियंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है. तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है. ठीक है, प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और कौन करता है? प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गीज, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन जनरली कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं. 3 मेजर सैकेरिन में डिवाइड होता है. फर्स्ट है मोनोसैकेराइड, सेकंड है ओलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड है पॉलीसैकेराइड्स. तो जो मोनोसैकेराइड्स है ये क्या है? ये सिंपलेस्ट मोनोमरिक यूनिट है जिसमें 3 to 7 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं. 3 to 7 कार्बन का बना एक मोनोमरिक यूनिट है. ये स्वीट इन टेस्ट होता है, क्रिस्टलाइन सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. ये इसकी प्रॉपर्टी है, स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, एंड दिस मोनोसैकेराइड्स कैंट बी फर्दर हाइड्रोलाइज. इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. इट इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज. फर्स्ट बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप एंड सेकंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन. तो हम इसे मोनोसैकेराइड्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, या तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर एंड दूसरा है नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर. के एग्जांपल्स है ग्लूकोज, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फ्रुक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड एटसेट्रा. ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर मोनोमेरिक यूनिट की चेन बनती है. ठीक है, तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसकी चेन बनेगी कितने नंबर में? 2 to 10 या फिर मोर देन 10. ठीक है, जनरली 20 से कम होना चाहिए. लेस देन 20 मतलब आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर्स मिलते हैं, बट लेस देन 20 इज अ
प्रॉपर नंबर, ठीक है। तो जिसके 20 से कम मोनोमेरिक यूनिट अगर एक दूसरे के साथ पॉलीमेरिक चेन से जुड़ेंगे और वो किस कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, दैट इज ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। विच बॉन्ड? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ठीक है। तो 2 से 10 तक के या फिर 20 से कम के मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से जुड़ेंगे उसे हम बोलेंगे ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। इसकी भी प्रॉपर्टी कैसी है? सेम टू सेम मोनोसैकेराइड की जैसी, स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एंड दिस ओलिगोसैकेराइड्स कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइसिस, इसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे। इसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट के बेसिस पर, ठीक है। जितने नंबर में मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे इस हिसाब से हम इसको नेमिंग देते हैं। अगर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है तो डाइसैकेराइड, 3 है तो ट्राइसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड, एक्सेट्रा, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स है, इसे बहुत सारे हैं बट यहाँ पर बहुत कम लिखे हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में देखते हैं। पॉलीसैकेराइड्स यानी मोनोसैकेराइड यूनिट की चेन जिसके अंदर मोर देन 20 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो, ठीक है। 10 से ज़्यादा या फिर 20 से ज़्यादा, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है। तो मोर देन 20 मोनोसैकेराइड यूनिट अगर ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से जुड़ेंगे पॉलीमेरिक चेन के अंदर तो हम उसे बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये टेस्टलेस है इसका कोई टेस्ट नहीं है। एंड इट फॉर्म्स अ कॉलॉइड विद द वाटर, वाटर के साथ क्या करते हैं, एक तरह से ये कॉलॉइड फॉर्मेशन करते हैं। और इसका मेजर फंक्शन है स्टोरेज का। जनरली ये स्टोरेज फंक्शन में या फिर इनका स्ट्रक्चरल रोल है, स्ट्रक्चरल रोल है, ठीक है। जनरली क्या है, इसका स्टोरेज या फिर स्ट्रक्चरल रोल पाया जाता है पॉलीसैकेराइड्स के। ये भी फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो सकते हैं। एंड इसके मेजर 2 टाइप्स हैं, एक है मोनोसैकेराइड्स और दूसरा है हेटेरोसैकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक मोनोमेरिक यूनिट की पॉलीमेरिक चेन बनती है। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज ग्लूकोज की चेन बनेगी तो हम उसे बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स। और अगर दूसरा है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स यानी मोर देन वन मोर देन टू या दो मोर देन वन मोनोसैकेराइड यूनिट अगर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो हम उसे बोलेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। यहाँ पर पॉली लिखना रे के है, आप लोग देख लीजिएगा। होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल्स है स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, सेल्यूलोज, हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ठीक है। तो ये सारे इसका क्लासिफिकेशन होगा, बेसिक क्लासिफिकेशन है ये। अब देखते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो मोनोसैकेराइड यानी अभी हमने देखा मोनोसैकेराइड्स क्या है। मोनोसैकेराइड इज अ सिंपल, मोनोसैकेराइड इज अ सिंपल शुगर, सिंपलेस्ट शुगर बोलते हैं हम, ठीक है। सिंपलेस्ट शुगर जिसके अंदर 3 to 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एंड इट कंटेन्स 2 फैमिली, फर्स्ट इज aldose फैमिली एंड सेकंड इज कीटोस फैमिली। या तो aldose फैमिली प्रेजेंट होगी या तो कीटोस फैमिली प्रेजेंट होगी। फैमिली यानी दे कंटेन्स 2 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। या तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या तो फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। और इसे हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर, और दूसरा नंबर ऑफ दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम इसे aldose शुगर या फिर कीटोस शुगर बोलेंगे। अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसे aldose शुगर बोलेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसे कीटोस शुगर बोलेंगे। एल्डिहाइड जो है इसके अंदर जो प्रीफिक्स लगता है तो वो है OSE, मतलब लास्ट में, नाम के लास्ट में OSE लगेगा तो वो एल्डिहाइड शुगर बोली जाएगी। और यहाँ पर यूलोज ऐसा लगेगा कीटोन में, तो हम फिर उसे बोलेंगे कीटोन शुगर, कीटोसिस, ठीक है। अभी पहले देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर। अगर 3 कार्बन की शुगर है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे ट्रायो शुगर्स। 4 कार्बन है तो टेट्रो शुगर, 5 कार्बन है तो पेंटोस, 6 कार्बन है तो हेक्सोस, 7 कार्बन है तो
हेप्टोज। अगर 3 कार्बन की शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे ग्लिसरोज या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज शुगर में एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इरिथ्रोज, और कीटोन ग्रुप है तो इरिथ्रोलोज। पेंटोज शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप है तो राइबोज, और कीटोन ग्रुप है तो रिबिलोज। 6 कार्बन की शुगर में एल्डिहाइड शुगर है तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज, और कीटोन ग्रुप है तो फ्रुक्टोज। अगर 7 कार्बन की शुगर है और उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोहेप्टोज, एंड कीटोन ग्रुप है तो सोडोहेप्टिलोज। ठीक है, तो ये हो गया जनरल मोनोसेकेराइड्स के बारे में। अब थोड़ी से बात करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, स्ट्रक्चर एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर इसको, जो लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर स्ट्रक्चर इस हिसाब से है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप, वो कौन से नंबर के कार्बन की पोजीशन पर है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो ऑलवेज फर्स्ट नंबर के कार्बन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CHO। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको ऐसे C+O और ऐसे H फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, ये एल्डिहाइड है, इसलिए एल्डोट्रायोस भी बोलते हैं इसे। ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी फर्स्ट कार्बन से। ठीक है, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके नजदीक के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है। अगर फर्स्ट कार्बन पे ही एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। एंड ये बात हमेशा याद रखेंगे, ग्लूकोज मतलब मोनोसैकेराइड या सैकरिन में CHO ग्रुप जो है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट में CHO ग्रुप जो है वो ऑलवेज फर्स्ट नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट रहेगा, जबकि कीटोन ग्रुप है ये ऑलवेज सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ओके, चले। ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, CHO, CHOH, CH2OH। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का। ये इसे हम कीटोट्रायस भी बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर कीटोन ग्रुप है, ट्रायोस यानी ये 3 कार्बन की शुगर, इसलिए कीटोट्रायोस। ठीक है, ये सेकंड नंबर का कार्बन है, इसके ऊपर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऊपर का फॉर्मूला हो जाएगा CH2OH, डबल बॉन्ड O, CH2OH। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्बन है, इसके पास एक CH2 ग्रुप, ये CH2OH ग्रुप, दो सेम ग्रुप, और दूसरा जो है ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है। ठीक है, तो मतलब इसकी जो कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी है, ये एक सिमिलर मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, चारों वैलेंसी डिफरेंट मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH, COH, H, COH, H, COH, H, COH, H, एंड लास्ट में CH2OH। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ये जो ग्रुप है कीटोन ग्रुप, यहाँ सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ सेकंड नंबर पे C+O होगा, यानी ऊपर CH2OH, नीचे CH2OH, बीच का सेकंड नंबर का जो कार्बन होगा वहाँ पर C+O। बाकी का स्ट्रक्चर सिमिलर है, ग्लूकोज के जैसा है। ठीक है, और ये 6 कार्बन की शुगर है, इसलिए इसका दूसरा नाम है अल्डोहेक्सोज। और ये फ्रुक्टोज है कीटोन ग्रुप से है, इसलिए हम उसे बोलेंगे कीटो हेक्सोज। ठीक है, हेक्सोज यानी 6 कार्बन की शुगर, और अल्डोज यानी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोज यानी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अल्डोहेक्सोज और ये कीटोहेक्सोज। फाइन, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये भी याद रखेंगे। ऑल monosaccharides are reducing in nature। ठीक है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग हम बाद में बताएंगे, पर अब ये याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये प्रॉपर्टी है, ये कायरल कार्बन। यहाँ पर हमें देखना है कि कायरल कार्बन किसे बोलते हैं। तो कायरल कार्बन किसे बोलते हैं? अगर कोई भी कार्बन है, इसके पास 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। ये चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से फिलअप हो, फुलफिल हो, तब हम उसे बोलेंगे तब हम ये कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन, ठीक है। मतलब ए सिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन यानी इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो जाए। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, आप देख सकते हो। फर्स्ट CHO ग्रुप है, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और चौथा है CH2H अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो ये चारों वैलेंसी जो आप देख रहे हो सारी की सारी चारों के चारों कैसी है? डिफरेंट है। इसलिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन, ठीक है। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। ये हो गया, हम इसे अल्फा कार्बन भी बोलेंगे। और ये जो अल्फा कार्बन है, ये कैसा होगा? कायरल, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलेंगे, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन होगा, इसके पास जो भी कायरल कार्बन होगा उसके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी होगी। क्या होगी? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी अगर हम कभी भी इन मॉलिक्यूल्स के से प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट में या तो राइट में रोटेट करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जिसके पास कायरल कार्बन होगा उसी के पास ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होगी। अगर जिस कार्बन के पास कायरल कार्बन नहीं होगा, यानी कोई भी एक मॉलिक्यूल, कोई भी दो मॉलिक्यूल सिमिलर हो जाएंगे, तब भी वो कायरल कार्बन नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो जिसके पास कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है, उसके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। अगर जिसके पास कायरल कार्बन नहीं है, सिमेट्रिक कार्बन है, तो उसके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी। सिंपल, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं हम कि aldose शुगर यानी जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। aldose शुगर यानी एल्डिहाइड ग्रुप वाले जितने भी ट्रायोड शुगर है, ठीक है? ये सारे जितने भी शुगर्स हैं, इन सारे शुगर्स के पास कायरल सेंटर्स या फिर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, एक कायरल कार्बन ट्रायोड शुगर के पास, ठीक है। बट जिसके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसमें हमें कायरल कार्बन के लिए मिनिमम 4 कार्बन का मॉलिक्यूल चाहिए, यानी टेट्रो शुगर चाहिएगी, ठीक, टेट्रो शुगर चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड जो है, मतलब जो कीटोन ग्रुप है, ये सेकंड नंबर के कार्बन में प्रेजेंट होता है, यानी उसका फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन जो होता है वो सिमिलर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है। यानी ये हो जाएगा CH2H, ये हो जाएगा CH2H, ये हो गया C डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए वो कार्बन कभी भी कायरल कार्बन शो नहीं करेगा, ठीक, समझ गए। इसलिए यहाँ पर लिखा है aldose with at least 3 carbon and ketosis with at least 4 carbon contains chiral center, ठीक है। तो जितने भी 3 कार्बन और 4 कार्बन के कायरल सेंटर्स है, उसमें 3 कार्बन किस में चाहिए होंगे? एल्डिहाइड शुगर में एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए होंगे, तब जाके वो कायरल सेंटर्स उसके पास होंगे। और जितने भी कीटो शुगर है उसके पास, वो ट्रायल शुगर के पास कभी भी कायरल सेंटर्स नहीं होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे कायरल सेंटर्स? 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स के पास। 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? टेट्रो शुगर से, ठीक है, इरिथ्रोलोज से, राइट। तो ये हमें याद रखना है। तो मोनोसैकेराइड्स हैव एसिमेट्रिक सेंटर्स एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है 3 कार्बन कीटोन शुगर, ठीक है, 3 कार्बन कीटोन शुगर, इसलिए इसके पास कभी भी हमें कायरल सेंटर्स नहीं मिलेंगे।
ठीक है, तो ऑल मोनोसैकेराइड्स एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हैज अ एसिमेट्रिक सेंटर्स या फिर कायरल कार्बन, राइट। अभी देखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स यानी सेम मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला, मतलब एक ही एम्पिरिकल फार्मूला वाले मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, इसे हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, एक तरह से एक दूसरे के आइसोमर्स है। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सिमिलर होगा बट डिफर इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, अभी हमें डिफरेंट फार्मूला डिफरेंट स्टीरियोमर्स के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है जिससे हम स्टीरियोआइसोमर्स निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के पास कितने नंबर में मॉलिक्यूल्स के पास जितने नंबर में कायरल सेंटर्स पाए जाएंगे, उस हिसाब से हम उसमें कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें तो इन जनरल द मॉलिक्यूल्स विद n chiral centers have a 2n स्टीरियोआइसोमर्स। जिसके पास n नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स होंगे तो उसका स्टीरियोआइसोमर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 2n से। अगर एक कायरल सेंटर है, जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कायरल सेंटर है, तो उसका हम आइसोमर डिसाइड करेंगे 2:1। वन क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, तो इसका हो जाएगा 2 आइसोमर्स, D एंड L फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, सेकंड अगर 2 कार्बन है तो 2:2 यानी 2 दूनी 4, तो 4 स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे। अगर 3 कायरल सेंटर्स है तो उसके पास हो जाएंगे 2:3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और 4 सेंटर्स है तो 16। इतने हमें स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे। तो हम स्टीरियो आइसोमर्स को 2 कैलकुलेट करते हैं, वेयर द n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया, मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। तो ये है कैलकुलेशन स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो कि है एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स क्या है, अगर कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स है और उसके अगर हमें मिरर इमेज मिलती है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिलती है, तब हम उसे बोलते हैं एनेंशियोमर्स। ठीक है, एनेंशियोमर्स किसको बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की जो मिरर इमेज है उसे हम बोलेंगे एनेंशियोमर्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डी फ्रुक्टोज है और ये एल फ्रुक्टोज है। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा एल फॉर्म क्या है और डी फॉर्म क्या है। तो एल फॉर्म और डी फॉर्म कैसे डिसाइड करते हैं, एल फॉर्म और डी फॉर्म डिसाइड करते हैं फंक्शनल ग्रुप से जो फार्थेस्ट कार्बन होता है, यानी ये वाला, ये 6 कार्बन की शुगर है, यानी 5th नंबर का कार्बन हुआ वो फार्थेस्ट हुआ, ये नहीं। इसके अलावा फार्थेस्ट कार्बन होता है, फार्थेस्ट कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन, दोनों दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम होते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है या लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, इसके हिसाब से इसको डी और एल फॉर्म कह सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे डी फ्रुक्टोज, और लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे एल एल फॉर्म या फिर एल फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दिया है इसलिए ये एल फ्रुक्टोज, या फिर ये अगर यहाँ पर देखें तो फार्थेस्ट कायरल सेंटर्स के अराउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पर है या राइट हैंड साइड पर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर होगी तो एल फॉर्म, और राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होगी तो डी फॉर्म। डी यानी डेक्स्ट्रो एंड एल यानी लीवो। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी होगा, जहाँ पे स्मॉल डी और स्मॉल एल लिखा जाएगा, स्मॉल डी यानी डेक्स्ट्रो एंड स्मॉल एल यानी लीवो। इस तरह से कैपिटल डी एंड एल। तो कैपिटल डी
फ्रुक्टोज और कैपिटल एल फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कैपिटल डी और कैपिटल एल किसके अकॉर्डिंग होके, ऑलवेज फिफ्थ, फिफ्थ यानी ऑलवेज फार्थेस्ट कार्बन, कैसा, फार्थेस्ट कायरल कार्बन। ठीक है, फार्थेस्ट कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा। ठीक है, अभी देखते हैं एनेंशियोमर क्या है। तो एनेंशियोमर के लिए क्या करेंगे, ये जो डी और एल फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये आप लोग देख सकते हो, ओ एच, ये ऑपोजिट ओ एच, ये एच, ये एच, ये ओ एच, यहाँ पर ओ एच, ये एच यहाँ पर है, इसी तरह से ये सी एस टू एच। ठीक है, तो ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक दूसरे के मिरर इमेज फॉर्म बनाते हैं, तो इसे हम बोलेंगे एनेंशियोमर्स। जो मॉलिक्यूल्स, जो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज हो, वो स्टीरियो एनेंशियोमर्स कहे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एल एंड डी आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एल रहेगा, मॉलिक्यूल्स आर एनेंशियोमर्स। ठीक है, तो एल एंड डी फॉर्म, डी आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे हैं, एनेंशियोमर्स है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जितने भी एल एंड डी फॉर्म होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के, वो सारे कैसे होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे। ठीक, डायस्टीरियोमर्स है। तो डायस्टीरियोमर्स क्या है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल से अगर एक से ज्यादा सेंटर्स पर एक दूसरे से डिफर है, तब हम बोलते हैं उसे डिफरेंट मोर देन वन कायरल सेंटर। एक से ज्यादा कायरल सेंटर पर डिफरेंस होते हैं, तब हम बोलते हैं उसे डायस्टीरियोमर्स। एग्जाम्पल से डी मैनोज एंड डी कैलेक्टोज। एंड दूसरी प्रॉपर्टीज है एपीमर्स की। यहाँ पर है टू शुगर्स दैट आर डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट वन कायरल सेंटर्स दैट आर डिस्क्राइब्ड एज एपीमर्स। तो पहले हम एपीमर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम डायस्टीरियोमर्स देखेंगे। ठीक, ये है मेनोज का स्ट्रक्चर इन द एंड, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ये है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप लोग आराम से देख सकते हो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है, यहाँ पर ओ एच ग्रुप यहाँ है, ओ एच ग्रुप राइट हैंड साइड पर है और यहाँ पर ओ एच ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो ठीक है, ये यहाँ पर डिफर हुआ फर्स्ट। ठीक है, बाकी सारा देख लो, सी ओ एच से एच ये सेम है, ये ओ एच एच ए भी सेम है, ये ओ एच एच ए भी सेम है। ठीक है, ये तीनों, ये यहाँ पर चार कायरल सेंटर्स है, 1 2 3 एंड 4। ये 1 2 3 एंड 4, मतलब जितने भी हेक्सोस शुगर है इसके अंदर मेजरली 4 कायरल सेंटर्स होते हैं, यानी इसके 16 आइसोमर्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें से फर्स्ट ग्लूकोज का एक आइसोमर्स है डी ग्लूकोज का आइसोमर्स होगा डी एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज कैसे हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स। एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज हो जाएंगे एनेंशियोमर्स, क्योंकि अभी हमने बताया डी और एल फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, एल फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर जो फार्थेस्ट कार्बन है इसमें ओ एच की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ एच आ जाएगा, तब जाके ये एल ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया एल ग्लूकोज यानी इसका जो फार्थेस्ट कार्बन है इसमें ओ एच की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगी। ठीक, ओके। तो अभी हम एपीमर्स के बारे में बात कर रहे थे। एपीमर्स क्या है, एपीमर्स के अंदर एक से ज़्यादा एक अराउंड एक कार्बन के अराउंड में अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तब उनसे हम बोलेंगे एपीमर्स। तो यहाँ पर मैनोज जो है ग्लूकोज का एपीमर्स है एट कार्बन नंबर 2 के अराउंड सिर्फ एक कार्बन पे OH पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज के अंदर देखो, गैलेक्टोज में क्या है, गैलेक्टोज में ये सेकंड कार्बन सिमिलर है,
थर्ड कार्बन सिमिलर है। फोर्थ कार्बन जो है यहाँ पर देखो OH की पोजीशन उल्टा है, ठीक है। OH राइट हैंड साइड पर या ग्लूकोज में है और लेफ्ट हैंड साइड पर गैलेक्टोज में है, तो यहाँ पर डिफर है। फिफ्थ कार्बन है, ये भी नियरली, ये भी सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैलेक्टोज है ये ग्लूकोज का एपीमर्ज हुआ, ठीक है। कहाँ कैसे एपीमर्ज हुआ, कौन से नंबर के कार्बन पर एपीमर्ज है, एट 4 नंबर के कार्बन पर, ठीक है। अगर हम डी मेनोस और डी गैलेक्टोज की बात करें, ठीक है, ये है तो सारे स्टीरियोआइसोमर्स ही, है ना, ठीक है। ये डी फॉर्म ये 6 कार्बन के हैं, तो ये सारे एपीमर्स ये सारे आइसोमर स्टीरियोआइसोमर्स ही हुए। तो अगर हम डी मेनोस और डी गैलेक्टोज की बात करें, तो डी मेनोस और डी गैलेक्टोज में फर्स्ट डिफरेंस कहाँ पर है, कितने नंबर पे कार्बन में डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये सेकंड नंबर का कार्बन पे डिफरेंट है, हाँ है, सेकंड नंबर के कार्बन पर डिफरेंट है OH पोजीशन की, ठीक है। दूसरा ये सिमिलर है यहाँ पर, ये भी डिफरेंट है, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ नंबर के कार्बन जो है ये मेनोज और गैलेक्टोज में डिफरेंट है, यानी ये मिरर इमेज भी नहीं फॉर्म करेंगे और ये एक से ज़्यादा सेंटर कायरल सेंटर्स पर डिफरेंट है, इसलिए हम इसे डायस्टेरियोमर्स बोलेंगे। दोनों एक दूसरे के एपीमर्स, ये भी एक दूसरे के क्या हुए एपीमर, बट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये कैसे हो गए, डाया स्टीरियोमर्स, ठीक है, या फिर डायस्टीरियो आइसोमर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायस्टीरियोमर्स समझ में आ गया और एपीमर्स समझ गए। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये मैनोज है, ये ग्लूकोज है, डी आइडोज है, गैलेक्टोज है और डी टेलोज है। इसमें हमें एपीमर्स कौन कौन से है, तो ग्लूकोज सॉरी मैनोज एंड टेलोज, मैनोज एंड टेलोज जो है वो एक दूसरे के क्या है, मैनोज एंड टेलोज एक दूसरे के एपीमर्स है। ये मैनोज और ये टेलोज ये क्या है एपीमर, ग्लूकोज और मैनो एपीमर्स है ही, ठीक है, ये भी एपीमर है, सही। ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी एपीमर है, अभी बताया, ठीक है। ये डी ग्लूकोज जो है और डी आइडोज, डी ग्लूकोज और डी आइडोज ये एक दूसरे के क्या हुए डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये डिफरेंट है, नहीं ये एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, एपीमर्स हो जाएंगे, ग्लूकोज और आइडोज भी एपीमर्स हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट कौन है, डी मैनोज और डी डी ग्लूकोज और डी टेलोज ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि यहाँ पर दो कायरल सेंटर्स पे डिफरेंस है, एक तो यहाँ ये सिमिलर है थर्ड नंबर के कार्बन पर और सेकंड नंबर के कार्बन पर, यस आप देख सकते हो, वेट ये जो सेकंड है इसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर है, यहाँ पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है, और ये जो फोर्थ नंबर का कार्बन यस यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड पर है और यहाँ पर OH राइट हैंड साइड पर है। तो ग्लूकोज और टेलोज जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, समझ गए। अभी ये एपीमर्स कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कहाँ पर किसके कितने नंबर पर एपीमर्स है यहाँ पर लिखा है, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एपीमर्स एट कार्बन नंबर 4, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज एपीमर्स एट कार्बन नंबर 2। इसके स्ट्रक्चर्स आप देखोगे तब समझ में आ जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डी ग्लूकोज एंड डी एलोज, डी ग्लूकोज एंड डी एलोज जो है ये कार्बन नंबर 3 पर एपीमर्स है, इसके स्ट्रक्चर्स आपको लेनिंजर में भी मिल जाएंगे और गैलेटिन डिसम में भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो उसके स्ट्रक्चर्स।
D-mannose or D-talose epimers at carbon number 4, D-mannose and D-ultrose epimers at carbon number 3, D-mannose and idiose कार्बन नंबर 4 पे एपिमर्स है। अल्ट्रोज एंड अलोज जो है वो कार्बन नंबर 2 पे एपिमर्स है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है, ग्लूकोज एंड आइडोज जो है कार्बन नंबर 2 पे एपिमर्स है। गैलेक्टोज एंड टेलोज भी है कार्बन नंबर 2 पे एपिमर्स है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अभी हमने देखा वो सारे जो लीनियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसकी प्रॉपर्टीज थी, एनेंशियोमर्स, एपीमर्स एंड डायस्टेटोमर्स। अभी हम देखते हैं ये जो लीनियर फॉर्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट का वो कैसा होता है। इट इज़ वेरी अनस्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये जो अनस्टेबल लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो क्या करने की ट्राई करता है, वो ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ स्टेबिलाइज होने का काम कर कि स्टेबिलाइज होगा। स्टेबिलाइज कैसे होगा, वो क्या करेगा, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा। मतलब जो लीनियर फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट होगा साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि साइक्लिक फॉर्म कैसे बनता है। मोनोसैकेराइड्स हैविंग wait monosaccharides having 5 or 6 carbons in the chain which gives a cyclic structure in aqueous solutions via internal hemiacetal or hemiketal formation। तो यहाँ पर क्या होता है, हेमीएसिटल और हेमिकीटल फॉर्मेशन होता है साइक्लिक फॉर्मेशन बनने के लिए। तो हेमीएसिटल और हेमिकीटल फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है, आप सबको याद रखना पड़ेगा। ये हेमीएसिटल कैसे बनता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट्स विथ एन अल्कोहल टू फॉर्म एन एसिटल। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, एल्डिहाइड ये रहा, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है RCHOOH, तो ये जो है ये अल्कोहल ग्रुप से, अल्कोहल का OH ग्रुप जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एक हेमीएसिटल फॉर्मेशन बनाएगा। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है R, ये ऑक्सीजन के साथ OH जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ R2, अच्छा सॉरी, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ H, और ये जो दूसरा O है इसके साथ R। तो यहाँ से जो H है ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये अल्कोहल ग्रुप है, इसके साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करता है, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेगा क्योंकि इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये स्टेबल होने का काम करेगा। स्टेबल होने के लिए ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड ले लेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेगा। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन ले लेगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर साइक्लिक फॉर्मेशन बना लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक साइक्लिक फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, इसे हम बोलेंगे हेमीएसिटाल। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन एक लीनियर फॉर्मेशन में जुड़ जाएगा। फिर जैसे ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स आता है OH R3 तो वो एसिटाल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो R2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो दूसरा है हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एसिटल, हेमीएसिटल से एसिटल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये साइक्लिक फॉर्मेशन कीटल ग्रुप के लिए है। अभी देखते हैं हमें कीटल फॉर्मेशन कैसे होता है। द कीटोन ग्रुप, कीटोन, ये जो कीटोन ग्रुप है ये कीटोन ग्रुप रिएक्ट विथ अल्कोहल एंड फॉर्म एसिटाल। ये कीटोन ग्रुप जो है ये अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके पास हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा और OR इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हेमीकीटल फॉर्मेशन। ठीक है, इन एडिशन ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द अल्कोहल प्रोड्यूस द फुल एसिटाल और कीटल एंड लिंकेज फॉर्म्ड इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है,
the second molecules of alcohol produce the full acetal. सेकंड molecule, अगर सेकंड molecule of alcohol मिल जाएगा तो वो फुल एसिटाल या फुल कीटल फॉर्मेशन क्रिएट कर देगा, और वो एंड ये जो लिंकेज होता है, ये लिंकेज होता है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड. व्हेन द टू मॉलिक्यूल्स that react are monosaccharides and the acetal and keta form is the disaccharides. ठीक है, तो डाइसैकेराइड फॉर्म बनेगा. यहाँ पर दो मोलेक्यूल दो शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, तब जाके ये कीटाल बनेगा पूरा. ठीक है, हेमीएसिटाल के लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो एक लीनियर फॉर्मेशन होता है मोनोसैकेराइड्स का, ये साइक्लिक फॉर्म में जुड़ेगा तो वो बन जाएगा हेमीएसिटाल. ठीक है, देखिए शुगर फॉर्मेशन के लिए जो साइक्लिक फॉर्मेशन बनता है ये दो तरह से बनता है. एक तो पायरान फॉर्म में बनेगा, या तो फिर फ्यूरान फॉर्म में बनेगा. ठीक है, तो जो पायरान फॉर्म है ये 6 कार्बन के लिए है, और फ्यूरान फॉर्म जो है वो 5 कार्बन का है. पायरान फॉर्म कैसे बनेगा? 6 कार्बन के साथ. मतलब ये जो 5th नंबर का कार्बन है, ये 5th नंबर का कार्बन पायरान फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, और 5 नंबर का कार्बन है, 5 कार्बन की अगर शुगर है तो वो फ्यूरान फॉर्म क्रिएट करेगा. यहाँ देख सकते हैं शुगर विथ 6 member ring is known as pyranose. In analogy with the pyran, the simplest compound containing such a ring. Similarly, sugar with 5 membered rings are designated as furanose in analogy with the furan. तो यहाँ पर 5 कार्बन की शुगर है तो उसे फ्यूरान बनेगा, और 6 कार्बन की शुगर है तो फ्यूरानोज बनेगा. इसको हेटेरोस भी बोलते हैं कि इसके अंदर कार्बन के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी है, यानी ये हीट्रोकार्बन हीट्रोसाइक्लिक रिंग भी बोल सकते हैं इसे. इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैरानोज का, ये डिपेंड करता है एक तो पर्टिकुलर शुगर स्ट्रक्चर पे, दूसरा है पीएच पे, तीसरा है सॉल्वेंट कंपोजिशन पे, और चौथा है टेम्परेचर पे. ये याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरानोज फॉर्म डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर structure, the pH, solvent composition, temperature. ठीक है, अभी देखते हैं जो फॉर्मूला है होते हैं फिशर. ये फिशर फॉर्मूला को हम कन्वर्ट करते हैं हार्वर्ड प्रोडक्शन फॉर्मूला में, यानी साइक्लिक फॉर्मेशन में. कैसे कन्वर्ट? तो यहाँ पर देखिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन है, ये 5th नंबर के कारक करता है और हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है. ठीक है, और ये ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में जाता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा और ये यहाँ से लीनियर बन जाएगा OH. ये कार्बन यहाँ से इसके साथ जुड़ जाता है. ठीक है, तो ये लीनियर फॉर्मेशन का साइक्लिक फॉर्मेशन बनने की शुरुआत है. यहाँ पर ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है कार्बन पर, वहाँ से हाइड्रोजन को खींच लेता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ जुड़ने लगता है, क्योंकि इसके पास वैलेंसी हो जाएगी 2, इसके पास एक वैलेंसी, तो ये माइनस ऑक्सीजन माइनस, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो वो क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड आएगा, तो इसका साइक्लाइज हो जाएगा. 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर 6 कार्बन, ये फ्यूरान फॉर्म बनेगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन के साथ मिलकर 6, यानी हो जाएगा पायरान फॉर्म का साइक्लाइजेशन हुआ. तो जब साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर OH बन जाएगा. तो ये OH की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसे हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन. एनोमेरिक कार्बन. ठीक है, एनोमेरिक कार्बन जो है, ये एनोमेरिक कार्बन के अकॉर्डिंग एनोमेरिक कार्बन के ऊपर एनोमेरिक कार्बन अगर यहाँ पर एक OH लग जाएगा और ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा,
तो ये एनोमेरिक कार्बन जो है उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक OH ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये हम देखेंगे ये 6 नंबर का जो कार्बन है CS2H ग्रुप है, इसके पैरेलल या फिर ऑपोजिट, इसके सिमिलर प्लेन में है या फिर इसका ऑपोजिट प्लेन में है। इस हिसाब से हम इसके दो एनोमर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर है CH2OH, उसके ऑपोजिट में है OH ग्रुप, उस प्लेन में नहीं है, उसके ऑपोजिट प्लेन में है, तो हम उसे बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, अल्फा डी बराबर। अल्फा फॉर्म एनोमर जो है वो अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अल्फा फॉर्म में क्या होगा, OH ऑपोजिट टू द 6 कार्बन, और यहाँ पर जो है बीटा डी, बीटा में क्या है, OH जो है वो सिमिलर प्लेन में है, सेम प्लेन में यह है, और ये दोनों सेम ही प्लेन में है, तो हम उसे बोलेंगे बीटा। जब बीटा फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है अल्फा फॉर्म से, तो ये भी याद रखेंगे। तो ये जो कार्बन बना साइक्लिक फॉर्म में, फर्स्ट नंबर का कार्बन, इसे फर्स्ट नंबर का बोलेंगे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, उसे हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। तो फर्स्ट नंबर साइक्लिक फॉर्मेशन में फर्स्ट नंबर का कार्बन एनोमेरिक प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, डिपेंडिंग ऑन OH प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लास्ट कार्बन CS2H ग्रुप, लास्ट CS2H ग्रुप, और सिमिलर साइड ऑफ द CS2H ग्रुप। ठीक है, तो सिमिलर साइड पे होगा तो बीटा और अपोजिट साइड पे होगा तो अल्फा। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 5th नंबर का कार्बन है, इसके पास इसका H ग्रुप जो है वहाँ पर ऑक्सीजन है, उसको ले लिया, तो फिर ये ऑक्सीजन ने कार्बन पर अटैक कर दिया और कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। समझ गए? तो ये हो गया अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा कैसे डिसाइड होगा कि ये जो OH ग्रुप यहाँ पर जो डबल बॉन्ड में OH ग्रुप है, ये राइट हैंड साइड पर है या लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो बीटा, और राइट हैंड साइड पर हुआ तो अल्फा। यानी जब साइक्लिक फॉर्मेशन होगा तो राइट हैंड साइड वाला से कहाँ जाएगा, ऑपोजिट में जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला कहाँ जाएगा, सिमिलर प्लेन में जाएगा, इसके सिमिलर प्लेन में। ठीक, समझ गए? चलो तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हेमिकिटल फॉर्मेशन, और जो हेमिकिटल फॉर्मेशन है यहाँ पर क्या है, ROH जो ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप के साथ रिएक्ट कर देगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन, जो कीटोन का जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक करता है और हेमिकिटल फॉर्मेशन बनाता है RO, और ये H, ये एक H जो है ये यहाँ से उठकर यहाँ कीटल फॉर्मेशन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है हेमिकिटल। ये है डी फ्रुक्टोज, सेकंड नंबर के कार्बन पर कीटोन ग्रुप। ये क्या बनाएगा, ये है तो 6 कार्बन के शुगर, पर इसका फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, सेकंड है, तो ये क्या बनेगा, फ्यूरान फॉर्म बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर CH2H है, यहाँ पर CH2H है, तो ये क्या करेगा, हाँ, 5 कार्बन का बना हुआ एक साइक्लिक फॉर्मेशन बनाएगा, क्योंकि ये साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये 6 कार्बन जो है ये भी साइकिल बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेट कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप एंड फार्थेस्ट कायरल कार्बन। ये फार्थेस्ट कायरल कार्बन है ये, एंड फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों साइकिल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर भले 6 कार्बन की शुगर है, कीटोन शुगर, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, सेकंड नंबर पे है, और फार्थेस्ट कार्बन कहाँ पर है, 5th नंबर पे। यानी इन दोनों के बीच में सिर्फ 5 कार्बन हो, ये मिलके सिर्फ 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी 5 होगा, यानी ये
फ्यूरान रिंग बनाएगा। ठीक है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की 5 फ्यूरान रिंग बनाएगा 5 कार्बन की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है, ठीक है, इस सेकंड नंबर के कार्बन का ऑक्सीजन है, उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कायरा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हो, यहाँ पर आ जाता है, और जो ऑक्सीजन बचता है फिर फार्थेस्ट कार्बन पर, वो कार्बन के साथ अटैच होकर एक साइक्लिक फॉर्मेशन करता है। ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल की अटैच, इसका तो डी और बीटा डी बनेगा। इसमें बीटा और अल्फा कैसे डिसाइड करेंगे, जो ये 6 नंबर का CH2H ग्रुप है, इसका उसके इसके पास H की जगह यहाँ पर CH2H जगह H की जगह पर है, यानी ये सिमिलर रहेगा। इसका OH, ये OH और ये CH2H, ये एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे, ऑपोजिट प्लेन में होंगे, तो हम सब बोलेंगे अल्फा, और सिमिलर प्लेन तब होंगे इसे बीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको समझा दिया है क्या है एनोमर्स, कैसे बनता है, ये वही स्लाइड है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। अभी देखते हैं द पायरन फॉर्म। Pyranose form of sugars are more stable than the pyranose form of the solution। तो उसके अंदर हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, पायरानोस फॉर्मेशन, मतलब 6 कार्बन की शुगर, 6 कार्बन की जो रिंग फॉर्मेशन होगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी प्यूरानोस फॉर्म से ज्यादा, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है पायरानोस फॉर्म। ठीक है, दस द डी ग्लूकोज इन द एक्वेस सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ 5 सॉल्यूशन। अगर हम इसको जो शुगर है, इस शुगर मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक्वेस डिजोल्व करें पानी में, मतलब एक्वेस सॉल्यूशन बना दे इसका, तो अब हमें सबसे ज़्यादा जो मिलेगी, तब हमें 5 और उसको घोलने पर जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा उसमें हमें 5 तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर डी ग्लूकोज इक्विलिब्रियम में इसका हमें 5 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसमें पायरानोस फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है, प्रीडोमिनेट फॉर्म में मिलता है सबसे ज़्यादा। फर्स्ट है बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, पायरानोस फॉर्म, और वो भी बीटा फॉर्म, ये हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। बीटा फॉर्म 62% मिलता है, बीटा डी ग्लूकोफ्यूरानोस, मतलब बीटा ज़्यादा मिलेगा, तो चाहे वो पायरानोस हो या फिर सॉरी, पायरानोस सबसे ज़्यादा मिलेगा, फ्यूरानोस सबसे कम मिलेगा। ठीक है, तो बीटा फॉर्म में जो है ग्लूकोपायरानोस जो है 60% है, बीटा फ्यूरानोस जो है वो 0.5% है, एल्डिहाइडो डी ग्लूकोज, ये क्या है, ये लीनियर क्वेश्चन है, ये बनता है सबसे कम, लीस्ट अमाउंट में। ठीक है, ये लिस्ट अमाउंट में कितने अमाउंट है इसके, 0.003% है। ठीक है, ये है 0.003%, और यहाँ पर परसेंटेज रह गया है, और यहाँ पर y। ठीक है, ये है बीटा डी ग्लूकोपायरानोस 62%, बीटा डी ग्लूकोफ्यूरानोस 0.5, फ्यूरानोस जो है वो 0.5 मिलेगा, या तो अल्फा फॉर्म हो या फिर डी बीटा फॉर्म, ये है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस और अल्फा बीटा डी परसेंटेज मिलेंगे। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस जो है वो हमें 37 मिलेगा, यानी सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा पायरानोस, बीटा डी पायरानोस 62% है, उसके बाद मिलेगा अल्फा डी पायरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस 37% है, उसके बाद अल्फा और बीटा ग्लूकोफ्यूरानोस मिलेंगे सिमिलर परसेंटेज, और सबसे लास्ट में हमें मिलेगा लीनियर चेन, एल्डिहाइडो 0.003%।
अब बताएंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो शुरुआत में ही बताया था ऑप्टिकल क्या है। जब impulse pass through an optical illusion, it rotate either left hand side or right hand side and about the type of optical image were present. अगर लाइट को हम किसी मॉलिक्यूल से पास आउट करें तब वो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करती है, तो उसे एंटी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हम उसे रोटेटर या फिर इसको डेजिग्नेट करते हैं माइनस से, स्मॉल एल या फिर माइनस से डेजिग्नेट करते हैं। और अगर राइट हैंड साइड पर रोटेट करते हैं तो हम डी या फिर प्लस साइन से डिनोट करते हैं। डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल यानी स्मॉल एल यानी लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है। अभी ऑप्टिकल रोटेशन की बात करते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? तो ऑप्टिक ऑफ द स्टीरियोआइसोमर इज एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली बाय इट्स ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन से इसे हम क्वांटिटेटिवली ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री by which the plane polarized light rotate on the passage through which the path length of the solution of compound given condition। इसका फॉर्मूला क्या है? अल्फा लैम्बडा टी, अल्फा observed optical degree divided by optical path length in meter consideration number liter। क्या है? observed optical rotation degree on often in decimeter into concentration पर, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, अभी ये है when equal amount of neurotransformer result mixture comes inactive because active feature can। अगर अमाउंट में हमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी आइसोमर्स मिल जाते हैं एक ही सॉल्यूशन, वो क्या करेंगे? इसका जो रिजल्टिंग होगा उसके अंदर ऑप्टिकल इसका जो रिजल्टिंग मिक्सचर इक्वल अमाउंट में डी और एल मिलने पर ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करते हैं? डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? हमें ऑप्टिकल एक्टिविटीज उस सॉल्यूशन की नहीं मिलती, उस मॉलिक्यूल्स की नहीं मिलती। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर या फिर डीएल मिक्सचर या फिर प्लस माइनस कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन एक दूसरे की जिसके अंदर इक्वल अमाउंट में डी और एल फॉर्म ऑफ आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे, वो एक दूसरे की एक्टिविटी को क्या करेगी? कैंसिल कर देगी और और ऐसे सॉल्यूशन में रेसेमिक सॉल्यूशन या फिर डीएल मिक्सचर प्लस माइनस कॉन्ग्लोमरेट भी बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस कन्वर्ट an optical active compound into the racemic modification is known as racemization। प्रोसेस बोलते हैं racemization। racemization प्रोसेस क्या बोलेंगे? racemization। अभी आता है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है? The anomers freely interconvert in aqueous solution. The process called muta rotation. So at equilibrium, D glucose is above the beta anomers and alpha anomers. The linear form is normally present only minutes, यानी अल्फा और बीटा एनोमर्स जो है सॉल्यूशन के अंदर अल्फा और बीटा फॉर्म का इंसर्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। यहाँ पर लिखा है द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज इंटरकन्वर्ट इन अ सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस कॉल्ड म्यूटा रोटेशन।
in which one ring form, say the anomers, open briefly into the linear form and then close again to produce the anomers. यहाँ पर क्या होता है, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स है वो रिंग फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, पहले रिंग ओपन होगी, जैसे रिंग ओपन होगी उसका लीनियर फॉर्मेशन बनेगा, और रिंग लीनियर फॉर्मेशन इज नॉट स्टेबल, सो वो क्या करेगा, तुरंत ही दूसरे फॉर्मेशन, मतलब तुरंत ही जो दूसरा है उसमें कन्वर्ट होके उसका रिंग फॉर्मेशन बनेगा, मतलब रिंग फॉर्मेशन बनेगा, फिर ओपन चेन ओपन होगी, रिंग ओपन होगी, और फिर उसका क्लोज फॉर्मेशन हो जाएगा, वो रिंग फिर से क्लोज हो जाएगी, लीनियर फॉर्म से फिर से क्लोज रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अल्फा और बीटा फॉर्मेशन होता रहता है, बीटा से लीनियर, लीनियर से अल्फा, अल्फा होता है तो अल्फा से लीनियर, लीनियर से बीटा बनेगा। ठीक है, तो इस दौरान जो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है, ये जो प्रोसेस होता है अल्फा टू बीटा कन्वर्जन, इसे हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अभी हमने बता दिया, द अल्फा एनोमर डिसॉल्व इन वाटर, द फॉर्म्स ओपन चेन फॉर्म में, दे फॉर्म्स open chain form, and open chain relocate and reclose, and then give a mixture of alpha and beta anomers as well as small amount of linear form, open chain form. The optical rotation changes until the equilibrium value is reached. ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन जो है कब मिलेगी, ऑप्टिकल रोटेशन चेंजेस अंटिल इक्विलिब्रियम वैल्यू इज रिच। ठीक है, यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज जो है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है +112.2 डिग्री, बीटा डी ग्लूकोज की है +18.7 डिग्री, बट एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन द ऑप्टिकल एक्टिविटी विल बी +52.7। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये म्यूटा रोटेशन इक्विलिब्रियम में लीनियर फॉर्मेशन है, लेस देन 0.01% मिलता है। अल्फा डी ग्लूकोज जो है ये वाटर ये 36% मिलता है, और ये बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज है ये 64% मिलता है। ठीक है, तो ये म्यूटा रोटेशन एट इक्विलिब्रियम पर दिखाया है, मतलब 60% में ग्लूकोपायरेनोज मतलब पायरेनोज फॉर्म मिलेगा, और ग्लूकोफ्यूरानोज मिलेगा 36% में, और 0.01% में हमें लीनियर फॉर्मेशन मिलेगा, और 0.5% में अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोज और अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोफ्यूरानोज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटेक्शन ऑफ म्यूटा रोटेशन है। यहाँ पर ग्राफ दिखाया है जिसमें एक्स एक्सिस पर ऑप्टिकल रोटेशन है और यहाँ पर टाइम दिखाया है, वाई एक्सिस पर ऑप्टिकल रोटेशन और एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो ये क्या है, जब हम अल्फा डी ग्लूकोज को एक्वेस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तब +112.2 डिग्री होता है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन होती है अल्फा डी ग्लूकोज की। जैसे जैसे टाइम, जैसे जैसे वो पानी में घुलता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो फर्स्ट सबसे पहले लीनियर फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, लीनियर फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद धीरे 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 वो बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर तो उस दौरान जो हमें म्यूटा रोटेशन की वैल्यू मिलती है वो वैल्यू है +52.7 है, +52.7। अब बीटा डी ग्लूकोज की कितनी है, 18.7। ये वो भी क्या करती है, लीनियर फॉर्म से अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस टाइम यहाँ पर हमें दोनों के अल्फा और बीटा दोनों फॉर्मेशन में, अल्फा और बीटा दोनों ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एक टाइम पर वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आ जाएंगे, तब हमें जो वैल्यू मिलेगी म्यूटा रोटेशन की, ऑप्टिकल रोटेशन की, वो होती है 52.7। मिड पॉइंट जो है 65.4 है, बट हमें तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलता है 52.7 पर। ठीक है, फॉर एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर द फ्रैक्शन ऑफ डी ग्लूकोज इन अल्फा फॉर्म इज, अल्फा फॉर्म के अंदर इसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर कैसा है, अल्फा फॉर्म यानी
यहाँ पर अल्फा फॉर्म से हम लेंगे। मतलब ये मीटा रोटेशन वाली वैल्यू हो गई 52.7 माइनस ये बीटा डी वाली माइनस 18 को हम नियरली 19 के बराबर लिया है फॉर द इजीएस्ट कैलकुलेशन। जल्दी से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसे। यहाँ पर है अल्फा बीटा फॉर्म, ये अल्फा फॉर्म कितनी है 112.2 डिग्री माइनस बीटा। अगर हम अल्फा फॉर्म की देखना चाहे तो 52.5 डिग्री 52.7 माइनस 18.7 या फिर 19 डिवाइडेड बाय 112.2 माइनस 19। और इसी तरह से ये कितनी आएगी, इसको कैलकुलेट करो तो ये 33.5 डिवाइडेड बाय 93 डिग्री हो जाएगी, इसलिए तो 0.36 यानी 36 डिग्री तक हो जाएगा। और अगर हम बीटा फॉर्म की कैलकुलेशन करना चाहे तो यहाँ पर 52.5 डिग्री माइनस 112.2 डिवाइडेड बाय अल्फा की कितनी 19 माइनस 112.2, तो ये नियरली हो जाएगी 64% के आसपास। तो कैलकुलेशन कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है, जो मिडल वैल्यू है इक्विलिब्रियम वैल्यू, उसमें से जिस फॉर्म की चाहिए हमें, बीटा फॉर्म की चाहिए तो अल्फा फॉर्म की चाहिए तो अल्फा फॉर्म का माइनस करना है दोनों में से। और सॉरी अल्फा फॉर्म चाहिए तो बीटा फॉर्म की जो वैल्यू होती है उसे माइनस करनी होती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर से एंड अल्फा के मिक्सचर से, अल्फा के ऑप्टिकल एक्टिविटी से। उसके बाद जो आंसर आता है वो उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर वो है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को रिड्यूसिंग शुगर कब बोलेंगे, जब उस शुगर के पास एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यानी कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है साइक्लिक फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में, तो उसके पास एक OH और एक H, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये फ्री फॉर्म में अगर प्रेजेंट होगा तब जाके वो रिड्यूसिंग इसका रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग फॉर्म बनेगा नहीं बनेगा। जिसके पास ये वाला फॉर्म, ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है, ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं रहता, तो अब हम उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट दिया है, डिफरेंस दिया है, जिसके अंदर लिखा है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के डिफरेंस। तो कार्बोहाइड्रेट विथ फ्री एल्डिहाइड एट्स कार्बन नंबर 1 एंड फ्री कीटोन एट कार्बन नंबर 2 ग्रुप। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप है तब हम उसे रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और एल्डिहाइड एंड और कीटोन ग्रुप इज नॉट फ्री बट इंस्टेड यूटिलाइजेज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में हो गया है तो वो नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगा। रिड्यूसिंग शुगर दे आर हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल फॉर्म। रिड्यूसिंग शुगर में हेमी एसिटाल हेमी कीटाल फॉर्म बन रहा है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एसिटाल और कीटाल फॉर्म बनेगा। रिड्यूसिंग शुगर एग्जिबिटेड म्यूटा रोटेशन, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर डू नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। Reducing sugar forms oxazone with phenylhydrazine, whereas non-reducing sugar do not form oxazone formation. Reducing sugar can form oximes with hydroxylamine, whereas non-reducing sugar do not form oximes. इसके एग्जाम्पल्स है रिड्यूसिंग शुगर के ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, थैलाब्राज एक्सेट्रा। ओके, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बहुत कम एग्जाम्पल्स है, में एक सुक्रोज, इन्युलिन,
समवॉट ये कंफ्यूजिंग है, इसको बाद में वेरीफाई करते हैं। अब देखते हैं शुगर डेरिवेटिव्स के बारे में। शुगर डेरिवेटिव्स क्या है? शुगर डेरिवेटिव्स में सबसे पहला आता है शुगर एसिड। ये जो शुगर एसिड है, ये शुगर एसिड क्या है? शुगर एसिड क्या है? एडिशन ऑफ अल्कलाइन CuSO4 एज अ फैलिंग सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं टू एन aldose sugar produces a red cuprous oxide, yes, Cu2O precipitate and converts the aldose to a aldonic acid such as a gluconic acid। अगर कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप है इसके अंदर हम अल्कलाइन CuSO4 डाल दे, कॉपर डाल दे, तो वो क्या करेगा, उसका कार्बोक्सिलेट फॉर्म बनाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमें प्रेसिपिटेट मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का ऑक्साइड मिलेगा, तब जो फॉर्म बनेगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है ये इसे हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। उसको अगर हम फैलिंग सॉल्यूशन में डालें तो उसका अल्कलाइजेशन हो जाएगा और वो बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ पर है जो डी ग्लूकोज है, इसका फर्स्ट नंबर के कार्बन पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडाइज ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन 3 कार्बन पे हो सकता है, या तो कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 6 पे, या फिर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों पे हो सकता है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज एंजाइमेटिकली एट कार्बन नंबर 6 यील्डिंग यूरोनिक एसिड। जब कार्बन नंबर 6 पे इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसे ग्लूकोयूरोनिक एसिड, मतलब इसका यूरोनिक एसिड फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्लूकोयूरोनिक एसिड। एंड दूसरा है आइडियूरोनिक एसिड। ठीक है, और जो आइडियूरोनिक अगर कार्बन नंबर 1 पे इसका ऑक्सीडेशन होता है, तब वो ऑक्सीडेशन होने के बाद जो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो सी डबल बॉन्ड COH मतलब अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये CH2OH की जगह यहाँ पर COOH बन गया। COOH, ये CH2OH का क्या बन गया? COOH, ये बन गया ग्लूकोयूरोनिक एसिड। और कार्बन नंबर 1 और 6 दोनों पर होता है तो COOH ये बन जाएगा ग्लूकारिक एसिड। ठीक है, अभी देखते हैं आइडियूरोनिक एसिड इज सिमिलर टू डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड एक्सेप्ट इट हैज एन ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट C5। इसका स्ट्रक्चर सेम है, बट यहाँ पर जो ये C6 नंबर का कार्बन है, सॉरी C6 नंबर का कार्बन है, यहाँ पर CH2OH की जगह COOH बन जाएगा। ठीक है, द ऑक्सीडेशन एट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 प्रोड्यूस अल्डारिक एसिड। ये क्या क्रिएट करेगा? अल्डारिक एसिड सच एज ग्लूकारिक एसिड। ठीक, सेकंड है शुगर अल्कोहल। Sugar alcohol is another class of sugar derivatives. It can be prepared by mild reduction. ये reduction से होता है mild reduction with NaBH4 or similar agent of the carbonyl group of aldose and ketosis. ठीक है, carbonyl group of aldoses and ketosis का carbonyl का aldoses और कीटोसिस ग्रुप के साथ रिडक्शन होने पर ये हमें शुगर अल्कोहल मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है CHO, इसकी जगह पे CH2H, इसका रिडक्शन हो गया CH2OH में, तो ये बन गया ग्लूसीटोल या फिर इसको सॉर्बिटोल भी बोलते हैं। ये मैनोज का स्ट्रक्चर है, मैनोज का स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप का CH2OH बन गया तो ये मैनिटोल बन गया। ये जाइलोज है, जाइलोज का CH2OH जो है ये CHO जो है एल्डिहाइड ग्रुप जो है CH2OH में कन्वर्ट हो गया तो ये बन गया जाइलिटोल।
ये ग्लिसरॉल का ग्लिसरोज बन गया, CH2H हो गया, ग्लिसरॉल बन गया। मायोनोसिटॉल में का जो है ये मायोनोसिटॉल, ये डी रेबिटोल, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये है अमाइनो शुगर्स। अमाइनो शुगर्स क्या है? द अमाइनो शुगर्स इंक्लूडिंग द डी ग्लूकोजामाइन एंड डी गैलेक्टोजामाइन कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 पोजीशन। कार्बन नंबर 2 जो है उसके ऊपर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर सेकंड नंबर के कार्बन को हटा दे, उसकी जगह NH2 ग्रुप लगा दे, तो ये बन जाएगा ग्लूकोजामाइन। और ये गैलेक्टो स्ट्रक्चर है, और गैलेक्टोज का OH हटाने के यहाँ पर NH ग्रुप लगे हैं, हम बोलेंगे गैलेक्टोजामाइन। अभी दो रिएक्शन से ग्लूकोज रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजन एंड दैट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज हाइड्रोजन। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप जो फिनाइल हाइड्रोजन है उसके NH2 अमाइनो ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पर कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज हाइड्रोजन, मतलब डबल बॉन्ड में NHC6H5, और ये जो H2O मॉलिक्यूल्स है ये हो जाता है रिलीज, वाटर मॉलिक्यूल्स को कर देता है रिलीज। ठीक है। अभी फाइलिंग सॉल्यूशन के साथ, फाइलिंग रिएजेंट के साथ क्या है रिएक्शन इसकी? तो ग्लूकोज रिएक्ट्स विद द फाइलिंग सॉल्यूशन दैट इज CuO ग्लूकोनिक एसिड, C6H7 जाएगा, ऑप्शन 7 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम एक है। और यहाँ पर हमें प्रथम मिलेंगे CO2 ऑक्साइड और उसके हमें वाटर भी मिलता है। चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं। डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सो मच।